The following content is provided under India's first open courseware program. Your support will help RJ Academy continue to offer high-quality educational resources for free. क्वांटम केमिस्ट्री में सबसे पहले आप लोगों ने फिलोसफी ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री को पढ़ा। फिलोसफी को पढ़ने के बाद आप लोगों ने ऑपरेटर अलजेब्रा पढ़ा और ऑपरेटर अलजेब्रा के अंदर आप लोगों ने कम्यूटेटर और हर्मिटिसिटी के ऊपर अच्छा खासा फोकस किया। उसको पढ़ने के बाद आप लोगों ने आइगन वैल्यू इक्वेशन को पढ़ा, प्रोबेबिलिटी को पढ़ा और नॉर्मलाइजेशन को पढ़ा। उसको पढ़ने के बाद आप लोगों ने एवरेज वैल्यू कंसेप्ट को पढ़ा और वहाँ पर आपने देखा कि क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर आप लोग किस तरीके से एवरेज वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हो। उसके बाद आप लोगों ने पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री पढ़े और अभी तक हम लोग 5 पोस्टुलेट को अच्छे से समझ चुके हैं। पोस्टुलेट को पढ़ने के बाद आप लोगों ने एक चार्ट को याद किया जिसकी ज़रूरत आपको पूरी क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ने वाली है और उस चार्ट के बाद आप लोगों ने स्टार्ट किया अपने हाइड्रोजन एटम को। तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोग अपने हाइड्रोजन एटम को कंप्लीट कर चुके हैं, जहां पर हम लोग हाइड्रोजन एटम के कोरस्पॉन्डिंग अपनी सभी एवरेज वैल्यूज़ को, चाहे वो आपकी एवरेज वैल्यू ऑफ आर हो, एवरेज वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर हो, एवरेज वैल्यू ऑफ पी आर हो, एवरेज वैल्यू ऑफ पी आर स्क्वायर हो, या फिर आपका डेल्टा आर हो, डेल्टा पी आर हो, या फिर आपकी हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हो हाइड्रोजन एटम को लेकर, उन सभी चीज़ों को हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। साथ साथ हम लोग काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू को निकाल चुके हैं, पोटेंशियल एनर्जी की एवरेज वैल्यू को निकाल चुके और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को रिलेट करने वाली विरियल थ्योरम को भी हम लोग पढ़ चुके। हाइड्रोजन एटम को पढ़ते वक्त हम लोगों ने साइडवेज पार्टिकल इन 1D बॉक्स के लिए भी कुछ एवरेज वैल्यूज को कैलकुलेट किया था। हमने वहाँ पर एवरेज वैल्यू ऑफ आर को देखा, एवरेज वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर को देखा, एवरेज वैल्यू ऑफ पी आर को देखा, एवरेज वैल्यू ऑफ पी आर स्क्वायर को देखा, एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी देखी, एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी देखी और साथ ही साथ हम लोगों ने वहाँ पर हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी प्रूव किया, जहाँ पर हमारा डेल्टा आर डॉट डेल्टा पी आर को देखा। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर को और चलिए देखते हैं किस तरीके से हम लोग वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेबल कैलकुलेट करते हैं। एसएचओ के केस में कौन कौन सी मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ने वाली है और किस तरीके से हम लोग अपनी एवरेज वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे एसएचओ मॉडल के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हे हाय, दिस इज आरजे एंड वेलकम टू आरजे अकेडमी। तो क्वांटम केमिस्ट्री की लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने ग्राउंड स्टेट के लिए अपने हाइड्रोजन एटम की सारी एवरेज वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया था। अभी तक हमारा हाइड्रोजन एटम खत्म हुआ है, लेकिन अभी तक हम लोगों ने सिर्फ ग्राउंड स्टेट को ही पढ़ा। अभी तक हमने सिर्फ किसको पढ़ा है? 1s ऑर्बिटल को ही पढ़ा है। हमें 2s को भी पढ़ना है, हमें 2p को भी पढ़ना है, हमें 3p को भी पढ़ना है, हमें सारे के सारे ऑर्बिटल्स को पढ़ना है हाइड्रोजन एटम के अंदर। या फिर मैं बात करूं सिंगली ऑक्यूपाइड स्पीसीज के अंदर हम लोगों को सारे के सारे ऑर्बिटल्स को पढ़ना है और हमें उन सबके केस के अंदर एवरेज वैल्यूज को याद नहीं करना। एवरेज वैल्यूज हमें सिर्फ ग्राउंड स्टेट के लिए ही याद करनी, क्योंकि CSIR नेट के एग्जाम के अंदर आपसे वो स्टैंडर्ड फंक्शन यानी कि ग्राउंड स्टेट के केस के अंदर ही वो आपसे एवरेज वैल्यूज को पूछता है। तो अभी तक हम लोगों ने हाइड्रोजन एटम के अंदर क्या पढ़ा है? अभी तक हम लोगों ने हाइड्रोजन एटम के अंदर 1s ऑर्बिटल कोरस्पॉन्डिंग जो आपका वेव फंक्शन था साई 1s इक्वल टू 1/√π a0 3/2 डॉट e रेज टू दी पावर माइनस r अपॉन में a0, इस वेव फंक्शन के कोरस्पॉन्डिंग जिसके अंदर जो आपका a0 था, इसे आप बोलते थे बोर रेडियस, जो कि आपका बराबर था 4πε0 h कट स्क्वायर अपॉन me स्क्वायर इक्वल टू 0.529 आर्मस्टोन। आप इसको 52.9 पिकोमीटर भी बोल सकते हो। तो ये सब चीज़ें जो आपने याद की थी, आपने याद की थी चार्ट के अंदर से, क्योंकि चार्ट के अंदर हम लोगों ने जो चीज़ लिखी हुई थी वो सभी की सभी ग्राउंड स्टेट की कोरस्पॉन्डिंग लिखी हुई थी। वहाँ पर हमने कुछ चीज़ nth लेवल की भी लिखी, जैसे हमने पार्टिकल 1D बॉक्स के लिए जो हमारा वेव फंक्शन था वो हमने nth लेवल की लिखा हुआ था, लेकिन जो हमने एवरेज वैल्यूज कैलकुलेट की थी पार्टिकल 1D बॉक्स के लिए भी, ये सारे भी हम लोगों ने ग्राउंड स्टेट के लिए ही कैलकुलेट की है। उसी तरीके से हाइड्रोजन एटम के अंदर भी हम लोगों ने ग्राउंड स्टेट के लिए ही एवरेज वैल्यूज को कैलकुलेट किया था, जो कि आपकी है 1s ऑर्बिटल। तो ग्राउंड स्टेट के लिए आप लोगों ने एवरेज वैल्यू ऑफ आर निकाल ली थी, एवरेज वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर निकाल ली थी, एवरेज वैल्यू ऑफ पी आर निकाली थी, एवरेज वैल्यू ऑफ पी आर स्क्वायर निकाली थी। फिर आप लोगों ने काइनेटिक एनर्जी एवरेज वैल्यू निकाली, पोटेंशियल एनर्जी एवरेज वैल्यू निकाली और उसके बाद पढ़ा आप लोगों ने विरियल थ्योरम, जहां पर आप लोग काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन देख रहे थे। और साथ ही साथ आप लोगों ने कुछ मैथमेटिक्स पढ़ी थी जिसकी जरूरत आप लोगों को पड़ी थी हाइड्रोजन एटम के अंदर। तो आप लोगों ने कुछ इंटीग्रेशंस याद किए थे। आप लोगों ने वहां पर इंटीग्रेशन याद किया था, इंटीग्रेशन ऑफ r रेज टू दी पावर n e रेज टू दी पावर माइनस अल्फा r dr, और लिमिट्स थी आपकी 0 से इनफाइनाइट। ये आपके पास निकल कर आ रहा था कि आपका n फैक्टोरियल अपॉन में अल्फा रेज टू दी पावर n+1, ये आपका इस इंटीग्रेशन का रिजल्ट था। उसके बाद आप लोगों ने इंटीग्रेशन याद किया था साइन थीटा
डी थीटा का 0 से पाई के लिए उसकी वैल्यू आपकी 2 होती है। उसके बाद आपने याद किया था इंटीग्रेशन ऑफ कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा और इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा, फिर मैं बोल सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब थीटा। लिमिट्स आपकी क्या थी, 0 से पाई थी दोनों ही केसेस के अंदर। और आपका कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा आपका था 2/3 और साइन क्यूब थीटा डी थीटा आपका था 4/3। आपने इनकी डायरेक्ट वैल्यूज को याद किया था इंटीग्रेशन की, जिनकी आपको मैथमेटिक्स जरूरत पड़ रही थी इन एवरेज वैल्यूज को कैलकुलेट करने के अंदर। तो अगर आप लोग CSIR नेट JRF की तैयारी कर रहे हो तो या तो आप लोग एवरेज वैल्यूज़ की डायरेक्ट वैल्यूज़ को याद कर लीजिए या फिर आप लोग मैथमेटिक्स को याद कर लीजिए। बाकी अगर आप लोग मैथमेटिक्स को याद करोगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि अगर आपसे पेपर के अंदर उसने कोई और फंक्शन आपको दे दिया, 1s फंक्शन नहीं दिया लेकिन आपको कोई उससे ईजी फंक्शन दे दिया, तो उस केस के अंदर भी वो आपको इससे ईजी फंक्शन दे सकता है, तो वो आपको थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स सॉल्व करनी पड़ेगी। आपको पता है कैसे आप लोग एवरेज वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हो, तो वहाँ पर आपको जरूरत पड़ने वाली है जो मैथमेटिक्स मैंने आपको अभी भी बताई है। जितने मैंने आपको इंटीग्रेशन बताए हैं उनको उनकी ज़रूरत आपको पड़ सकती है। तो अच्छा यही होगा कि आप लोगों को मैथमेटिक्स भी याद हो कि हम लोगों ने हाइड्रोजन एटम में कौन कौन सी मैथमेटिक्स पढ़ी है, और साथ साथ आपको ग्राउंड स्टेट के लिए सारी की सारी एवरेज वैल्यू भी आपको याद हो। तो इसके अलावा हम लोगों ने वहाँ पर क्या पढ़ा था, हम लोगों ने हाइसेनबर्ग प्रिंसिपल को भी वहाँ पर प्रूव किया था। डेल्टा आर इंटू में डेल्टा पी आर की जो आपकी वैल्यू थी आपने इसको वहाँ पर कहा था, और इसकी वैल्यू आपकी ग्रेटर देन h/2 के बराबर आ रही थी। इसका मतलब आपका हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को आपने यहाँ पर प्रूव किया था। साइडवेज आपने पार्टिकल 1D बॉक्स के लिए भी जो आपकी ग्राउंड स्टेट थी उसके लिए आपने कुछ एवरेज वैल्यूज को कैलकुलेट किया था। आपने एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स को देखा था, एवरेज वैल्यू ऑफ पी एक्स देखा था, एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर देखा था, एवरेज वैल्यू ऑफ पी एक्स स्क्वायर देखा था, डेल्टा एक्स को देखा था, डेल्टा पी एक्स को देखा था, इनके फॉर्मूला देखा था आपने कैसे आप लोग डेल्टा एम को कैलकुलेट करते हो। एम आपका कोई भी ऑब्जर्वेबल हो आप उसके लिए अनसर्टेनिटी निकाल सकते हो। तो उस फॉर्मूले की हेल्प से आप लोगों ने डेल्टा एक्स को निकाला, डेल्टा पी एक्स को निकाला था, और उसके बाद आप लोगों ने डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स को निकाल कर ये दिखाया था कि आपका पार्टिकल इन 1D बॉक्स भी आपकी हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी को फॉलो कर रहा है। उसके बाद आप लोगों ने काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू निकाली, और उसका आपने यहाँ पर देखा पोटेंशियल एनर्जी की एवरेज वैल्यू यहाँ पर क्या हो रही थी, आपकी 0 हो रही थी। फिर आप लोगों ने देखा कि सारी की सारी एनर्जी आपकी किस में स्टोर हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में स्टोर हो रही है। तो आपकी nth लेवल की एनर्जी भी क्या थी, सेम ही थी। काइनेटिक एनर्जी के बराबर कितनी थी, n²h²/8 ml²। आपको ये सारी वैल्यूज एज इट इज याद होनी चाहिए। इस चार्ट को बनाइए, इस पेज को अपने हाथों से एक बड़े से चार्ट को खरीद के लेकर आइए। उस चार्ट के ऊपर आप लोग इस पूरी वैल्यूज को लिखिए, पार्टिकल 1D बॉक्स के लिए कॉलम में लिखिए, हाइड्रोजन एटम को एक कॉलम में लिखिए, और जिस रूम में आप लोग रहते हो उस रूम के अंदर उस चार्ट को पेस्ट कर दीजिए। उठोगे तब चार्ट देखोगे, सोओगे तब चार्ट देखोगे, खाना खाओगे तब चार्ट देखोगे, मोबाइल के अंदर यूट्यूब देखोगे तब चार्ट देखोगे, कुछ गेम खेलोगे तब चार्ट देखोगे, व्हाट्सएप यूज करोगे तब चार्ट देखोगे। अगर इतनी बार आप लोगों ने चार्ट को देख लिया तो आपके दिमाग के अंदर ये एक पिक्चर की तरह क्लिक हो जाएगा और आपके दिमाग के अंदर ये हमेशा स्टोर रहेगा। तो जब आप एग्जाम के अंदर जाएंगे और आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा जो कि पक्का पूछने वाला है, इस पेज के ऊपर से पक्का आपके पास क्वेश्चन आएगा क्वांटम केमिस्ट्री का, आपसे वो सिर्फ कोई ना कोई एवरेज वैल्यू पूछने वाला है। हर साल क्वेश्चन आते हैं, वो आपसे हर साल एवरेज वैल्यूज को पूछता है, तो यहाँ से पक्का क्वेश्चन आने वाला है। अगर आप इसका चार्ट अपने हाथों से बनाओगे तो लिखते वक्त आपको वैल्यूज याद होंगी। साथ में अगर आप इसे रूम पे चिपका दोगे तो आप निकलते बाहर आते जाते अंदर जाते आते उस चार्ट की तरफ आपकी निगाहें जाएंगी और आपको वो चीज़ें याद होने लग जाएंगी ऑटोमेटिकली। तो इस तरीके से चीज़ों को याद कीजिए। कैसे निकाली हैं वो आपको पता है, लेकिन निकलने के बाद जो रिजल्ट है उनको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको बनाइए और साथ ही साथ अपने दीवार के ऊपर इसको चिपका दीजिए। फिर आप लोगों ने देखा था कुछ 2 इंटीग्रेशन को जिसकी आपको जरूरत पड़ रही थी पार्टिकल इन 1D बॉक्स के अंदर, जहां पर आप लोगों ने क्या निकाला था, px² को निकाला तब आपको इसकी जरूरत पड़ रही थी। तो वहां पर आप लोगों को इन चीज़ की जरूरत पड़ रही थी। x² को निकाला तब आपको इनकी जरूरत पड़ रही थी। तो आपने वहां पर क्या देखा था, साइन स्क्वायर bx का आपने इंटीग्रेशन देखा था, a से b की आपकी लिमिट थी, और कोस स्क्वायर bx का इंटीग्रेशन भी आपने देखा था, a से b आपकी वहां पर लिमिट थी। तो आपको ये सारा पेज बेसिकली बस आपको यही पेज याद करना है, और इस पेज के अंदर से क्वेश्चन आपका पक्का आने वाला है पेपर के अंदर। जब आप लोग पेपर देने जाओगे CSIR नेट का तो इस पेज को साथ में लेकर मत जाना, इसको याद कर जाना, तभी आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। साथ में लेकर जाओगे तो पेपर कैंसिल भी हो सकता है आपका। तो आपको ये पूरा ही पूरा पेज क्या करना है, याद करना है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं SHO को, सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर को। तो जितनी ऑब्जर्वेबल्स की वैल्यू हमने निकाली है 1D बॉक्स के लिए, हमने जितनी ऑब्जर्वेबल की वैल्यू निकाली है हाइड्रोजन एटम के लिए, वो सारी की सारी ऑब्जर्वेबल की वैल्यू निकालने वाले हैं SHO के लिए। लेकिन उससे पहले बात करेंगे कि SHO के अंदर आप लोगों को कौन कौन सी मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो हाइड्रोजन एटम से लगभग 50% ईजी होता है SHO। यहाँ पर सिर्फ आपको एक ही इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद करना है। साथ ही साथ जो आपकी एवरेज वैल्यूज़ हैं वो भी आपकी बहुत ईजी निकल कर आएंगी, याद करना उनको ईजी रहेगा, और आधी तो वैसे भी क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो
SHO आपका काफ़ी इजी होने वाला है हाइड्रोजन एटम्स के केस के अंदर। और आज ही के दिन में हम लोग इसी लेक्चर के अंदर हम लोग सारी की सारी एवरेज वैल्यूज़ को कैलकुलेट भी कर लेंगे, याद भी कर लेंगे SHO के केस के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं SHO को। तो मैं स्टार्ट करता हूं एक क्वेश्चन की फॉर्म के अंदर ही। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर SHO के अंदर हमें अभी तक क्या क्या याद है। हमने अभी तक SHO से रिलेटेड एक चार्ट देखा था, जिस चार्ट के अंदर मैंने एक फंक्शन लिखा हुआ था, लिमिट्स लिखी हुई थी, वॉल्यूम एलिमेंट लिखा हुआ था और साथ साथ एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखा हुआ था। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने वो चार्ट याद कर लिया होगा। तो अभी तक हमारे पास सिर्फ वो चार्ट ही है। और साथ साथ मैंने आपसे कहा था कि जहां जहां पर आपके जो कोऑर्डिनेट है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होंगे, तो जो ऑपरेटर हमने सबसे पहले वाली क्लासेस के अंदर पढ़े थे वही ऑपरेटर आपके यहाँ पर वापस से क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। इन शॉर्ट, जो ऑपरेटर आपके पार्टिकुलर मंडी बॉक्स में थे वही ऑपरेटर आपके SHO के अंदर लगने वाले हैं। तो वो ऑपरेटर इजी है याद करने के लिए, वो ऑपरेटर इजी है ऑपरेट करने के लिए। तो जो वैल्यूज निकलेंगी जल्दी निकल जाएंगी और वैल्यूज याद करनी भी आपको इजी है, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद करना है SHO को पढ़ते वक्त। तो चलिए शुरू करते हैं SHO। उस चार्ट के अंदर हमें लिखा हुआ था SHO जो हमारा कैसा है, 1D SHO है। हम लोग सिर्फ 1 डायमेंशनल पढ़ रहे हैं। और ये आपका क्या होता है, ग्राउंड, ये आपका बेसिक होता है, जनरल आपका ये होता है और यहीं से क्वेश्चन आते हैं नेट एग्जाम के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस फॉर्मूले को। यहाँ पर आपके पास सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर है। इसके अंदर आप लोगों को एक वेव फंक्शन को याद करना था, साइज इक्वल टू 0, जो आपका ग्राउंड स्टेट के लिए था, आपको इसको याद करना था। आपका फंक्शन क्या था, बीटा अपॉन में पाई की पावर 1/4 e रेज टू दी पावर माइनस बीटा x²/2। जितना बड़ा फंक्शन है उतनी ही इजी वैल्यू निकलने वाली है आगे जाकर। आपको मेहनत करनी है सिर्फ इस फंक्शन को याद करने के अंदर। ये फंक्शन कहाँ से निकल कर आया है उसकी बात करेंगे जब हम लोग क्या पढ़ेंगे, जब हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन को पढ़ेंगे, तब हम लोग इस चीज़ की भी वहाँ पर बात करेंगे। तो आप, मैं मानकर चल रहा हूँ कि आपका ये फंक्शन याद है। और साथ ही साथ जो आपका ये बीटा होता है, ये आपका होता है √m अपॉन में h कट। m आपका क्या है, मास है, जो आपका k है वो क्या है, फोर्स कॉन्स्टेंट है। लिमिट आपकी क्या थी x की, -∞ से +∞ थी। आप कह रहे थे कि जो आपका वाइब्रेशन होता है वो इस तरीके से आपका वाइब्रेशन होता है, ये -∞ तक भी जा सकता है और +∞ तक भी जा सकता है। तो इसकी लिमिट्स आपके पास थी -∞ से +∞। ये सब चीज़ें मैं कैसे लिख रहा हूँ, अगर आप लोगों को अभी तक ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि कैसे हम लोग इस तरीके से सिंपल हार्मोनिक के केस के अंदर इन वैल्यूज़ को लिख रहे हैं, तो जब मैंने आपको चार्ट बताया था, मैंने वहाँ पर आपको हर एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्यों आपकी लिमिट -∞ से इन्फिनाइट है। आप लोग यहाँ पर इस आई आइकन को क्लिक कर सकते हो और वहाँ से आप लोग देख सकते हो कैसे मैं इन चीज़ों को यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग डायरेक्टली इन चीज़ों को यूज़ करने वाले हैं और अपनी ऑब्जर्वेबल्स की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हो सकता है कि आपको एक कंप्लीट पेज ना दिख रहा हो, आई होप कि आपको अब ये कंप्लीट दिख रहा होगा। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। उससे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से ऑपरेटर्स आपको पता है। आपको पता है कि जो आपके ऑपरेटर्स पार्टिकुलर मंडी बॉक्स के लिए थे वही आप लोग यहाँ पर अप्लाई करने वाले हो, क्योंकि आपके कोऑर्डिनेट जो है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, XYZ की फॉर्म में है। तो पोजीशन के लिए जो आपके पास ऑपरेटर था वो क्या था, x कैप था। मोमेंटम के लिए क्या था, याद कीजिए इन ऑपरेटर को हम सबसे पहले पढ़कर आए। इन ऑपरेटर को ये आपको पोस्टुलेट के अंदर गिवन थे। मोमेंटम का जो ऑपरेटर है वो क्या है, माइनस आयोटा h का del/del x है। काइनेटिक एनर्जी का जो ऑपरेटर है, जो कि आपका निकला था px ऑपरेटर का स्क्वायर करके अपॉन में 2m, तो इसलिए आपका क्या है, ये आपका बराबर निकल रहा था माइनस का h कट स्क्वायर अपॉन 2m del²/del x²। पोटेंशियल एनर्जी का जो आपका स्क्वायर है वो आपके पास क्या है, px का आपके पास vx का आपका ऑपरेटर होता है और ये आपका बराबर होता है 1/2 के x ऑपरेटर के स्क्वायर के x² के बराबर। ये आपका सिर्फ वैलिड है किसके लिए, SHO के लिए। ये आपका पार्टिकुलर मंडी बॉक्स के लिए वैलिड नहीं है। अब SHO के अंदर ये आपका पोटेंशियल एनर्जी जो आपकी होती है वो हाफ के x² होती है। ये आप कैसे प्रूव करते हो, ये आप प्रूव करते हो हुक्स लॉ से। मैंने यहाँ पर वो भी लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ आप क्या कहते हो कि जो आपका फोर्स होता है, मान लीजिए कि कोई आपका SHO मोशन है, ये आप लोगों ने 12th क्लास की फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर जो आपका चैप्टर था सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, वहाँ पर भी आपने पढ़ा हुआ है। ऐसा नहीं है टॉपिक फिजिक्स का है, लेकिन 12th तक की फिजिक्स, बेसिक फिजिक्स तो आप लोगों को मतलब थोड़ा बहुत दिमाग में आपके होना चाहिए। तो वहाँ पर आपने पढ़ा था कि आपके पास अगर कोई स्प्रिंग होती है और आपके पास यहाँ पर कोई m मास का ब्लॉक है, आप इसको हल्का सा डिप्लेस करके छोड़ देते हो, तो ये आपका जो बॉक्स है ये इस तरीके से मूव करता होता है। मान लीजिए कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कुछ स्टेज के ऊपर इतनी इसकी डिस्प्लेसमेंट होती है, तो मान लीजिए कि जो इसकी डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, x इसके डिस्प्लेसमेंट है। तो अब ये आप इस बॉक्स को पीछे की तरफ खींचोगे तो स्प्रिंग इसको क्या करेगी, वापस खींचेगी और आपका बॉक्स जो वो इस तरीके से मूव करेगा। तो जब आप इसको पीछे की तरफ डिस्प्लेस करते हो, छोड़ देते हो इसे, तो स्प्रिंग की वजह से कहाँ जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा। तो जो आपका स्प्रिंग का जो फोर्स होता है वो किधर होता है, इस डायरेक्शन के अंदर आपका फोर्स होता है। डिस्प्लेसमेंट आपका इस डायरेक्शन के अंदर है, फोर्स आपका इस डायरेक्शन के अंदर है। तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ आप बोलते हो कि जो आपका फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है माइनस के x। x क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट, माइनस साइन आपने ऐसे लगाया क्योंकि जहां पर आपका डिस्प्लेसमेंट था फोर्स आपका उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर अप्लाई हो रहा था।
जब आपने इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाया तो आपने क्या लगाया, के को जब आपने प्रोपोर्शनल साइन को हटाया तो आपने क्या किया, कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस कर दिया जिसको आप बोलते हो फोर्स कांस्टेंट। तो एफ आपका हो गया माइनस का के एक्स। आपको पता है कि जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका चेंज जो होता है वो क्या होता है, माइनस का फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के अंदर चेंज। तो ये आपका सिंपल फेज का फॉर्मूला है। दोनों साइड आपने क्या किया, इंटीग्रेट किया, फोर्स की जगह आपने वैल्यू रख दी माइनस का के एक्स, ये आपने रख दिया माइनस माइनस प्लस हो गया, के कांस्टेंट है, के बाहर निकल गया। और एक्स डी एक्स आपका क्या होता है, x की पावर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x 1 + 1 अपॉन में 1 + 1, ये आपका हो गया x²/2। तो ये आपका निकल कर आ गया इंटीग्रेशन। यहाँ पर आप जब डी करोगे तो आपका v निकल कर आएगा, v आपका हो गया kx²/2। तो यहाँ से आप लोग बोल सकते हैं ऑपरेटर की फॉर्म में कि v ऑपरेटर आपके पास हो गया, v ऑपरेटर आपके पास हो गया k इंटू में x ऑपरेटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरीके से आप लोग पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर को ड्राइव करते हो SHO के केस के अंदर। तो हमारे पास क्या क्या है SHO रिलेटेड, हमारे पास फंक्शन है, हमारे पास बीटा की वैल्यू है, हमारे पास लिमिट्स हैं, हमारे पास डी टाउ है और हमारे पास क्या है, ऑपरेटर है। अब हमारे पास फंक्शन भी है, हमारे पास ऑपरेटर भी है, तो फिर देर किस बात की, हमें सिर्फ ऑपरेटर को फंक्शन के ऊपर अप्लाई करना है, अपनी ऑब्जर्वेबल की वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेना है। तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ x एंड x² फॉर ए वाइब्रेटिंग पार्टिकल एक्टिंग एज 1D SHO। आपको वेव फंक्शन भी यहाँ पर दिया हुआ है, बाकी अगर उसमें वेव फंक्शन आपको नहीं दिया हो तब भी आपको इसका वेव फंक्शन याद होना चाहिए। चार्ट के अंदर जितनी भी बातें लिखी हुई हैं वो सारी आपको एज इट इज़ याद होनी चाहिए। वेव फंक्शन के पास क्या है, बीटा अपॉन में पाई की पावर क्या 1/4 इंटू में e⁻⁻ बीटा x²/2। तो ये आपके पास वेव फंक्शन है, आपको ये वेव फंक्शन एज इट इज़ याद होना चाहिए। पता होना चाहिए आपको बीटा है वो क्या होता है, √mk/h कट। ये भी आपको साइडवेज पता होना चाहिए। अब आपको एवरेज वैल्यू निकालनी है, किस किस की, एवरेज वैल्यू ऑफ x निकालनी है, एवरेज वैल्यू ऑफ x² निकालनी है। देखते हैं आप उसे किस तरीके से निकालते हो। तो एवरेज वैल्यू के कंसेप्ट से आपको ये पता है कि आप किस तरीके से एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हो। अगर आपका फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है तो आप लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हो, एवरेज वैल्यू ऑफ m इक्वल टू क्या, ऑपरेटर को फंक्शन के कॉन्जुगेट और फंक्शन के बीच में सैंडविच बना के डाल दो और डी टाउ के साथ उसको क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। तो आपको ऑपरेटर पता है, आपको फंक्शन पता है, आपको ये पता है कि फंक्शन के अंदर कहीं भी आयोटा नहीं है, इसका मतलब साई स्टार और आपका साई क्या होगा, बराबर होगा। तो उस तरीके से इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है आपको। तो पुट करते हैं, एवरेज वैल्यू ऑफ x निकालते हैं। आपने क्या किया, आपने सबसे पहले लिखा फंक्शन का कॉन्जुगेट। ये क्या है, फंक्शन का कॉन्जुगेट है। ये आपके पास क्या है, ऑपरेटर है x का, ये आपने ऑपरेटर यहाँ पर पुट कर दिया। फिर आपने क्या पुट किया, आपने फंक्शन की वैल्यू को यहाँ पर पुट किया और ये आपके पास क्या है, डी टाउ है। तो बेसिकली आपने ऑपरेटर को फंक्शन और फंक्शन के कॉन्जुगेट के बीच में सैंडविच बना के डाल दिया और डी टाउ यानी कि dx के साथ आप उसे क्या कर रहे हो, इंटीग्रेट कर रहे हो। लिमिट्स आपके पास क्या है, -∞ से इन्फिनिट की आपकी लिमिट्स है। आपने सारी चीज को, सारी वैल्यूज को वहां पर पुट कर दिया। पहला काम आपका होता है इंटीग्रेशन करते वक्त कि जितने भी कांस्टेंट हैं कांस्टेंट को वहां से बाहर निकाल दो। कांस्टेंट बाहर निकलने के बाद आपके अंदर की वैल्यू थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स नहीं बचती, थोड़ी सी इजी बचती है। इंटीग्रेशन करना आपको थोड़ा सा इजी हो जाता है, एटलीस्ट वो दिखती तो इजी है। तो बीटा बाय पाई की पावर 1/4 ये रही, बीटा बाय पाई की पावर 1/4 रही। तो 1/4 प्लस 1/4 करोगे तो 1/2 हो जाएगा। तो बाहर आपका निकल कर आ गया बीटा अपॉन में पाई की पावर 1/2 आपका यहाँ से बाहर निकल कर आ गया। उसके बाद आपके पास क्या बच गया, इंटीग्रेशन बच गया आपके पास x की पावर क्या है 1 e⁻ बीटा x² हाफ ये रहा, बीटा x² हाफ ये रहा। तो माइनस का बीटा x²/2 माइनस का बीटा x²/2 e⁻ पे है, ये क्या हो जाएगा आपके पास ईटा b⁻x² हो जाएगा। तो मैंने इसको यहाँ पर एज इट इज लिख दिया। तो अब आपको इस इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी, किसको, इस इंटीग्रेशन की आपको जरूरत पड़ेगी जब आप क्या पढ़ोगे, SHO को पढ़ोगे। इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो मैंने यहाँ पर इसको 0 लिख दिया। लेकिन हर बार इस फॉर्मेट का इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 नहीं होती, कभी कभी ये वैल्यू भी देता है। तो कब ये वैल्यू देगा, कब ये 0 होगा, उसकी बात कर लेते हैं। यानी कि बेसिकली बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स यूज्ड इन सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। तो नेक्स्ट चीज मैंने यहाँ पर ये लिखी हुई है, मैथमेटिक्स यूज्ड इन सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। तो आपके पास सिर्फ एक यही फॉर्म का इंटीग्रेशन आपको जरूरत पड़ने वाली है। लिमिट्स भी आप यहाँ पर लगा लेना, -∞ से प्लस की इन्फिनिट की आपकी लिमिट्स होगी। इंटीग्रेशन किस टाइप का है, x⁻n e⁻ बीटा x² dx = I। तो सबसे पहले बात करते हैं जो इंटीग्रेशन हम लोगों ने पढ़ रखा है हाइड्रोजन एटम में, जो हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था वहाँ पर, एक इंटीग्रेशन हमने वहाँ पर पढ़ा था। जो हमारा इंटीग्रेशन था वो r की फॉर्म में था, r⁻n e⁻ αr dr।
तो मैं x को तो r से रिप्लेस कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वहाँ पर नहीं है। तो x रेज टू द पावर n e रेज टू द पावर माइनस अल्फा x dx मैं इसको यहाँ पर बोल सकता हूँ। लिमिट्स थी आपकी 0 से इन्फानाइट, लिमिट थी आपकी 0 से इन्फानाइट। तो सबसे पहले तो आपकी लिमिट्स यहाँ पर अलग है, लिमिट यहाँ पर क्या है माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट है, और साथ से आप देखोगे तो e रेज टू द पावर माइनस का बीटा x स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर क्या था e रेज टू द पावर माइनस अल्फा x की पावर क्या थी 1 थी। अल्फा और बीटा आपकी कांस्टेंट है, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो आपके पास x की पावर है, एक केस में x की पावर 2 है और एक केस में x की पावर क्या है 1 है, और आपके लिमिट्स भी यहाँ पर अलग अलग है। तो इस वे के अंदर आपका ये इंटीग्रेशन अलग है। तो जो आपने इंटीग्रेशन याद किया था n फैक्टोरियल अपॉन में अल्फा रेज टू द पावर n प्लस 1, उसको आप यहाँ पर तो यूज़ नहीं कर सकते। तो आपको एक बार फिर से इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सोल्व कर मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, इसकी डायरेक्ट वैल्यू याद कर लो, और डायरेक्ट वैल्यू ही आपको ज़रूरत पड़ती है पूरी क्वांटम के अंदर, तो आपको इसकी डायरेक्ट वैल्यू याद कर लो। तो इसकी यहाँ पर दो टाइप की वैल्यूज बन सकती है। एक बार तो जब आपका जो n है यहाँ पर, एक बार तो जब आपका ये n क्या हो ओड हो, और एक बार जो आपका n क्या हो इवन हो। ओड का मतलब क्या है 1 हो 3 हो 5 हो 7 हो 9 हो। इवन का मतलब क्या है 2 हो 4 हो 6 हो, या फिर 0 भी हो सकता है, 4 6 हो 8 हो 10 हो, ये यहाँ पे क्या हो गई इवन वाली टर्म हो गई। तो अगर आपके पास n ओड हुआ, अगर आपके पास n ओड हुआ 1 हुआ 3 हुआ 5 हुआ 7 हुआ 9 हुआ, तो इसका इंटीग्रेशन लिमिट क्या है माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट है, लिमिट जरूर लाकर चलना। तो इसका इंटीग्रेशन आपके पास क्या हो जाता है 0 हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास ये n इवन निकल कर आ गया, यानी कि 2 हुआ 4 हुआ 6 हुआ 8 हुआ, तो ये इंटीग्रेशन आपको वैल्यू देगा, और वो वैल्यू किसके बराबर होगी आपकी, इंटीग्रल आपका बराबर होगा गामा ऑफ n प्लस 1, ये क्या है गामा है, ये रूट नहीं है, गामा ऑफ n प्लस 1 बाय 2 डिवाइडेड बाय बीटा रेज टू दी पावर n प्लस 1 बाय 2। तो एक ऑपरेशन, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन आपने फैक्टोरियल पढ़ा था लास्ट केस के अंदर, किस केस में हाइड्रोजन एटम के केस के अंदर, लेकिन SHO के अंदर आपके पास एक नया ऑपरेशन आ गया गामा। इसको हम क्या बोलते हैं, इस ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं गामा बोलते हैं। फैक्टोरियल को आप कैसे खोलते हो, मान लीजिए आपके पास कोई फैक्टोरियल होता है 6, आपके पास 6 फैक्टोरियल है, तो उसको कैसे खोलोगे आप 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1। तो कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं लग रही इस मैथमेटिकल ऑपरेटर के अंदर। उसी तरीके से आपके पास ये वाला ऑपरेटर भी बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले इस ऑपरेटर को समझते हैं आखिर कैसे आप लोग इस गामा ऑपरेटर को सॉल्व कर सकते हो। तो हाउ टू सॉल्व गामा, देखिए आपके पास जो आने वाला है वो आने वाला है गामा n प्लस 1 बाय 2। ये भी कब आएगा, जब आपके पास n की वैल्यू क्या होगी इवन होगी, यानी कि क्या होगी 2 होगी 4 होगी 6 होगी 8 होगी 10 होगी या फिर 0 होगी। तो अगर आपके पास n की वैल्यू 0 हुई तो आपके पास ये क्या हो जाएगा गामा का 1/2 हो जाएगा। कब होगा ये, जब n की वैल्यू क्या होगी आपके पास 0 होगी। तो गामा 1/2 आपके पास स्मॉलेस्ट गामा आने वाला है, इससे छोटा आपके पास गामा नहीं आएगा, गामा 1/2। तो जो स्मॉलेस्ट गामा आपके पास होता है उसकी वैल्यू क्या होती है रूट की पाई होती है, रूट की क्या होती है पाई होती है। लेकिन अगर आपके पास n की वैल्यू 2 हुई तो यहाँ पर जब 2 क्या हो जाएगा 2 प्लस 1/2 यानी कि 3/2, यानी कि जब आपके पास n की वैल्यू 2 होगी तो आपके पास आएगा गामा 3/2। अब गामा 3/2 को आप कैसे खोलोगे, तो 3 आपके पास क्या है, 3 आपके पास एक ओड नंबर है, आपको इससे छोटा ओड नंबर सोचना है। 3 से छोटा क्या होता है 1 होता है, तो आप क्या लिखोगे 1/2। यहाँ पर क्या है 3/2, तो 3 छोटा क्या है 1 है, तो 1/2 लिख दिया। उसके बाद रूट पाए जो आपके पास स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है गामा की, उसके साथ आपको क्या करना है इसको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो उससे छोटा ओड उस 1/2 कर दो, फिर आप क्या कर दो स्मॉलेस्ट गामा क्या होता है रूट पाई होता है, उससे आप क्या कर दो उसको मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपके पास यहाँ पर n की वैल्यू 4 हुई तो ये बन जाएगा 4 प्लस 1/2 यानी कि गामा ऑफ 5/2। n की वैल्यू अगर 4 हुई तो बन जाएगा गामा 5/2। 5 से छोटा और नंबर क्या हुआ 3 हुआ, तो 3/2 इंटू में 3 से छोटा क्या हुआ 1/2 इंटू में क्या कर दो रूट पाई कर दो, तो ये आपके पास इसकी वैल्यू निकल कर आ गई। सारी चीज़ यहाँ पर क्या हो रही है मल्टीप्लाई में हो रही है। अगर गामा की वैल्यू 6 हो गई तो ये बन जाएगा गामा का 7/2। इसको कैसे खोलोगे, 7 छोटा क्या होता है ओड नंबर 5/2 इंटू में 3/2 इंटू में 1/2 इंटू में पाए। अगर आपकी n की वैल्यू 8 है तो ये बन जाएगा गामा ऑफ 9/2। 9 छोटा क्या होता है 7/2 इंटू में 5/2 इंटू में 3/2 इंटू में 1/2 इंटू में रूट पाई। अगर आपको दे दे गामा ऑफ 11/2 तो कैसे लिखोगे, 11 छोटा क्या होता है 9/2 इंटू में 7/2 इंटू में 5/2 इंटू में 3/2 इंटू में 1/2। जैसे ही 1/2 पे पहुंचे रूट का पाई लगा दो। तो इस तरीके से आप लोग सोल्व करते हो गामा फंक्शन को। तो जैसे आप फैक्टोरियल को सोल्व करते थे कुछ उसी तरीके से आप लोग गामा को सोल्व कर रहे हो, लेकिन वहाँ पर जैसे कि अगर आपके पास कोई 6 फैक्टोरियल था आप कैसे लिख देते हैं 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 1 इंटू में
1 इंटू में 1 लिखते थे, लेकिन इस केस के अंदर क्या कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर्स को ही ले रहे हो, ऑड नंबर को ही आप ले रहे हो। डिवाइड बाय 2 यहाँ पर भी था तो डिवाइड बाय 2 आपने सबसे लगा दिया और सबको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया और लास्ट में क्या लगा दिया, रूट का पाई लगा दिया। तो इस तरीके से आप लोग गामा फंक्शन को खोलने वाले हो। तो हमने जो इंटीग्रेशन देखा था किसके अंदर, हाइड्रोजन एटम के अंदर, वो आपके पास ये इंटीग्रेशन था, इंटीग्रेशन ऑफ r रेज टू दी पावर n e रेज टू दी पावर माइनस अल्फा r डी आर। लिमिट्स थी आपकी 0 से इन्फानाइट, r को मैं x से रिप्लेस कर सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x रेज टू दी पावर n e रेज टू दी पावर माइनस अल्फा x डी एक्स। आप x की जगह m बोल दो, m रेज टू दी पावर n e रेज टू दी पावर माइनस अल्फा m डी एम, m की जगह z बोल दो। तो वेरिएबल्स आप चेंज कर सकते हो, लेकिन फॉर्मेट कुछ इस तरीके का था, वेरिएबल के ऊपर पावर थी, फिर e रेज टू दी पावर कांस्टेंट के साथ आपके पास फिर से वही पावर थी। यहाँ पर 5 कांस्टेंट आपके पास क्या था, वेरिएबल था, कांस्टेंट के पास क्या था, वेरिएबल था, x रेज टू दी पावर n e रेज टू दी पावर माइनस अल्फा x। अब आप ध्यान से देखोगे जो आपके पास रिजल्ट था वो क्या था, n फैक्टोरियल अपॉन में अल्फा रेज टू दी पावर n प्लस 1। तो यहाँ पर आपका n भी कांस्टेंट था और क्या था, अल्फा भी आपका कांस्टेंट था। तो जो आपके पास रिजल्ट निकल कर आ रहा था ये सिर्फ कांस्टेंट के ऊपर ही आपका डिपेंड कर रहा है, सिर्फ n के ऊपर डिपेंड कर रहा है और गामा के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसमें कहीं भी वेरिएबल नहीं आ रहा। तो वेरिएबल आप r लो, x लो, m लो, z लो या कुछ भी लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो आपका आंसर था वो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा था। उसी तरीके से अगर जो मैं बात करता हूँ इस रिजल्ट की, जहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ किसकी, x रेज टू दी पावर n e रेज टू दी पावर माइनस बीटा x स्क्वायर डी एक्स के इंटीग्रेशन की लिमिट्स आपकी क्या है, माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट की आपके पास लिमिट है। अगर आपके पास ये जो n है ये ओड हो गया तो आपके पास रिजल्ट क्या आ गया, सीधा सीधा 0 निकल कर आ गया। लेकिन अगर आपके पास ये n इवन है तो रिजल्ट निकल कर आया गामा ऑफ n प्लस 1/2 अपॉन में बीटा रेज टू दी पावर n प्लस 1/2। गामा ऑफ n प्लस 1/2 को कैसे खोलना है ये आपको पता ही, या तो आपके पास निकल कर आएगा गामा का 1/2, या आएगा गामा का 3/2, या आएगा गामा का 5/2, या आएगा गामा का 7/2। तो इसी तरीके की वैल्यू आएंगे और इनको खोलना भी आपको आता है, किस तरीके से आप इसको खोल सकते हो। तो यहाँ पर भी आप देखिए जो आपका रिजल्ट है वो सिर्फ कांस्टेंट के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है, या तो बीटा पे डिपेंड कर रहा है या फिर n के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो वेरिएबल चाहे आपके पास x की फॉर्म में हो, x और dx हो, r और dr हो, m और dm हो, z और dz हो, तो भी आपके पास रिजल्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि वेरिएबल के ऊपर ही आपका डिपेंड कर ही नहीं रहा है। तो ये आपकी बेसिक मैथमेटिक्स थी जो आपकी एसएचओ के अंदर यूज़ होने वाली है। अगर मैं पीछे जाऊँ इस क्वेश्चन के अंदर, जो आप क्या निकाल रहे थे, एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स को निकाल रहे थे, तो आप इस इंटीग्रेशन को देखिए। यहाँ पर जो आपके पास एक्स की पावर थी वो क्या थी, एक्स की पावर आपकी 1 है, इसका मतलब एक्स की पावर क्या है, ओड है। अगर आपकी एक्स की पावर एन की पावर एक्स की पावर क्या है, यानी कि एन आपका ओड हो जाए तो आपका इंटीग्रल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसीलिए आपकी एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स क्या हो जाएगी, 0 आपके पास निकल कर आ जाएगी। तो इसीलिए आपकी जो एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स है वो क्या निकल कर आती है, 0 आपके पास निकल कर आती है। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम क्या निकालने वाले हैं। अब आपके पास एक और क्वेश्चन आ गया, फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर, पी एक्स स्क्वायर, डेल्टा एक्स, डेल्टा पी एक्स, और फिर प्रूव भी कर दो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल को फॉर ए वाइब्रेटिंग पार्टिकल एक्टिंग एज 1D SHO साइज 0 इक्वल टू बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4 e रेज टू दी पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाय 2। ये आपको फंक्शन बार बार दे रहा है, लेकिन आपको ये फंक्शन याद होना चाहिए। मैं बार बार इसको इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको ये फंक्शन थोड़ा सा इजी तरीके से याद हो जाए। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम सारे ऑब्जेक्टिव निकालने वाले हैं, जो मैथमेटिक्स यूज होने वाली थी वो वहाँ पर आप देख चुके हो। किस केस में अगर आपका n की वैल्यू अगर आपकी ओड निकल कर आ गई तो आपको 0 पुट करना है, n की वैल्यू अगर आपकी इवन निकल कर आ गई तो आपका इंटीग्रल हो गया इक्वल टू क्या, गामा ऑफ n प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय बीटा रेज टू दी पावर n प्लस 1/2। तो आपको उस इंटीग्रल को याद करना है बेसिकली, और आपके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स आराम से निकल कर आ जाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे हम लोग उसे निकालने वाले हैं। तो एवरेज वैल्यू एक्स हमने अभी देखा, क्या 0 देख लिया। अब निकालते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। फॉर्मेट आपका वही है, ये क्या है, साई स्टार है, ये आपके पास क्या है, ऑपरेटर है, ये आपके पास क्या है, साई है, ये आपके पास क्या है, डेटा है। इंटीग्रेट कर दिया माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। कॉन्स्टेंट को बाहर निकालो तो बीटा अपॉन पाई 1/4, बीटा अपॉन पाई 1/4 को बाहर निकालें, क्या बन गया, बीटा अपॉन पाई 1/2। आपने कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल दिया, क्या बच गया, एक्स का स्क्वायर, और फिर इन दोनों को मिला मल्टीप्लाई में क्या बच जाएगा, ई रेज टू दी पावर माइनस बीटा का एक्स स्क्वायर। अब इस इंटीग्रेशन के अंदर आप ध्यान से देखिए, जो आपके पास एक्स की पावर है वो क्या है, 2 है। इसका मतलब क्या है, E1 है, यानी कि अब ये 0 के बराबर नहीं देगा वैल्यू। अब ये 0 के बराबर वैल्यू नहीं देगा, ये कुछ ना कुछ वैल्यू देगा। वैल्यू क्या देगा आप देख लीजिए। n की वैल्यू क्या है इस इंटीग्रल के अंदर, n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है जो x के ऊपर पावर होती है वो क्या है, n है, यानी कि n आपके पास क्या है, 2 है। और जो आपके पास बीटा है वो क्या है इस केस के अंदर, बीटा आपके पास ये रहा, बीटा रहा। तो यहाँ पर भी आप लोग बीटा की फॉर्म में इसको वैल्यू को पुट करेंगे तो बीटा की जरूरत है नहीं, सिर्फ आपको n देखना है। n क्या आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 है, और बीटा आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो तो आप, तो ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ के आपके पास जो भी है वो आपका बीटा होता है। यहाँ पर बीटा को मैं क्या ले रहा हूँ, बीटा ही ले रहा हूँ, क्योंकि जो हमने
फॉर्मूले को याद किया था इंटीग्रेशन के अंदर, वहाँ पे भी हमने बीटा को लिया था कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो आपके पास इंटीग्रल क्या निकल कर आ जाएगा, एन की वैल्यू क्या है 2 है, पुट कर दीजिए 2 + 1/2 बीटा रेज़ टू दी पावर 2 + 1/2। 2 + 1/2 क्या बन जाएगा, फैक्टोरियल ऑफ गामा ऑफ 3/2। गामा ऑफ 3/2 को खोलना आपको आता है, कैसे खोलते हो आप लोग, खोलोगे गामा ऑफ 3/2 कैसे खोलोगे, आप लिखोगे इसको 1/2 इंटू में रूट पाई। इससे छोटा ऑड नंबर क्या होता है, छोटा 1 होता है, तो 1/2 इंटू में रूट पाई। तो आपको इसको खोलना है, तो आप कैसे खोलोगे, बाहर के पास कांस्टेंट था बीटा अपॉन में पाई की पावर 1/2, बाहर ये था ही आपके पास, नीचे डिवाइड में क्या हो गया बीटा रेज़ टू दी पावर 2 + 1/2 यानी कि बीटा रेज़ टू दी पावर 3/2। ऊपर आपके पास पावर है बीटा की 1/2, नीचे आपके पास पावर है 3/2, तो ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो आपके पास बन गया बीटा रेज़ टू दी पावर 1/2 माइनस का 3/2, नीचे आपके पास क्या है पाई की आपके पास 1/2 पावर यहाँ पर है, मैंने इसको अलग अलग करके लिख दिया। फिर क्या आपके पास क्या है, गामा ऑफ 3/2 है, गामा ऑफ 3/2 कैसे खोलोगे 1/2 इंटू में रूट पाई, तो पाई की पावर पाई का 1/2 क्या हो गया रूट पाई से रूट पाई आपने काट दिया, बीटा की 1/2 माइनस का 3/2 क्या बन जाएगा आपके पास, ये आपके पास बन जाएगा बीटा की पावर 2/2 माइनस का यानी कि बीटा की पावर माइनस का 1 यानी कि 1/बीटा। तो बीटा आपका कहाँ गया, नीचे आ गया, बीटा आपने नीचे कर दिया, 1/2 बच गया, क्या निकल कर आ गया 1/2 बीटा आपकी एवरेज वैल्यू ऑफ x² निकल कर आ गई। देख सकते हो कैसे मैंने निकाली है, आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है 1/2 बीटा, बट अगर आप भूल भी जाओ तो आप लोग मैथमेटिक्स याद रखो, आप लोग इंटीग्रेशन की वैल्यू याद रखो, आप इसको विदिन 1 मिनट एग्जाम के अंदर बैठ के भी निकाल सकते हो और आपसे क्वेश्चन वहाँ पर पूछ लिया जाता है। अब चलते हैं आगे, अब क्या निकालते हैं हम लोग, px निकालते हैं। तो मोमेंटम का आपको ऑपरेटर पता ही है क्या होता है, माइनस आयोटा h का del x, वही फॉर्मेट सेम है, बार बार वही चीज़ करनी है। फंक्शन का कॉन्जुगेट है, ये आपके पास ऑपरेटर है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास फिर से फंक्शन की वैल्यू है, इनटू में डीटा यानी कि dx, इंटीग्रेशन करना है माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट, कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया, कांस्टेंट फिर से वही है बीटा अपॉन में पाई की पावर 1/2, अंदर आपके पास ये क्या है e रेज़ टू दी पावर माइनस बीटा x²/2 माइनस आयोटा h का, ये भी कांस्टेंट है, इसको भी मैंने नेक्स्ट स्टेप के अंदर बाहर निकाल दिया, माइनस आयोटा h का बीटा का ये, तो ये हमें बच जाएगा e रेज़ टू दी पावर माइनस बीटा x²/2, डिफरेंशिएशन पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x e रेज़ टू दी पावर माइनस बीटा x²/2। अब हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई नहीं करते, तो ये बीच में क्या है डिफरेंशियल ऑपरेटर है और इसका ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट ही करना पड़ेगा। तो इसका डिफरेंशिएशन मैंने अलग से आपको दिखा रखा है, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या है ये e रेज़ टू दी पावर माइनस बीटा/2 x² है। बेसिकली ये सिर्फ डिफरेंशिएशन किस चीज़ का है, e रेज़ टू दी पावर a की पावर x² का ये डिफरेंशिएशन है। कैसे करते थे आप लोग, पहले इसको एज इट इज़ लिख दो, बाहर एज जैसा है ये इसको एज इट इज़ लिख दो, इनटू में जो पावर के अंदर है उसको क्या कर दो, साथ में दोबारा से डिफरेंशिएट कर दो, ax²/dx कर दो। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है पता ही आपको, e रेज़ टू दी पावर ax² इंटू में a इंटू में क्या 2x। तो इस तरीके से आप लोग क्या करते थे, इसको डिफरेंशिएट करते थे e रेज़ टू दी पावर ax² को। तो उसी तरीके से आपको इसको करना है। यहाँ पर आपके पास पावर क्या है, माइनस के अंदर तो कोई बड़ी बात है नहीं, e रेज़ टू दी पावर माइनस बीटा x²/2, तो जो भी पावर के अंदर है e के साथ पहले आप इसको एज इट इज़ बाहर लिख दो, आपने इसको एज इट इज़ बाहर लिख दिया, फिर जो पावर के अंदर होता है उसको डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर दो, डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर दो, बीटा/2 क्या है कांस्टेंट है, बीटा/2 डिफरेंशिएशन बाहर निकाल दिया, x का स्क्वायर बच गया, उसको डिफरेंशिएट करो तो क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे साथ में तो क्या बच गया आपके पास, 2 से आपका 2 कट जाएगा, ये आपके पास बच जाएगा माइनस का बीटा इंटू में x, माइनस का बीटा इंटू में x e रेज़ टू दी पावर बीटा x²/2 ये आपके पास निकल कर आ गया। ये वैल्यू को उठा के कहाँ पुट कर दीजिए, आप इस वाले पार्ट के अंदर पुट कर दीजिए, इस वाले पार्ट में जब आप इसको पुट करोगे तो ये आपके पास निकल कर आ गया। फिर जो आपके पास x निकला है ये आपके पास सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, तो आप बीटा को पहले बाहर निकालो, बीटा क्या है कांस्टेंट है, बीटा को बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बच गया x, इसको साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो जाएगा e रेज़ टू दी पावर माइनस बीटा x²/dx। इतना सब कुछ किया, उसके बाद जो आपके पास x की पावर जो है 1 बन गई, यानी कि आपके पास पावर बन गई ओड। अगर आपके पास पावर ओड बन गई तो इंटीग्रेशन क्या होता है आपका 0 हो जाता है। तो ये सब कुछ करने का कोई भी फ़ायदा नहीं निकला, क्योंकि आपकी मोमेंटम की वैल्यू जो है वो डायरेक्टली आपकी 0 निकल कर आ गई। तो कितना अच्छी तरीके से मैथमेटिक्स आगे बढ़ रही है। बॉक्स के अंदर px 0, हाइड्रोजन एटम के अंदर Pr 0, SHO के अंदर भी आपका px 0। तो px तो आपका हर केस में क्या निकल कर आ रहा है, 0 ही निकल कर आ रहा है। तो आपको वैल्यूज़ याद भी हो रही हैं इस तरीके से। अगर आप कंपेयर करो तो ये ओड निकला था, इसलिए क्या हो गया है 0 हो गया। अब चलते हैं आगे, क्या निकालते हैं, px का स्क्वायर निकालते हैं। तो सेम वही फॉर्मेट है, साई ऑफ 0 px² का ऑपरेटर, ये कर दो, ऑपरेटर आपका ये रहा, ये कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, ये कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, ये कांस्टेंट है बाहर निकाल दो। कांस्टेंट को बाहर निकालने के बाद आपको डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा पहले, ये आपके पास बच जाएगा। तो आपको पहले इस चीज़ को सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा e रेज़ टू दी पावर
बीटा एक्स माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाई 2 को तो बहुत मुश्किल नहीं है, आप इसको डबल डिफरेंशिएट करके देखो, आपके पास वैसी ही इंटीग्रल की फॉर्म बनेगी। गामा फंक्शन को आपको यूज करना पड़ेगा, जो आपको वैल्यू निकल के क्या निकल कर आ जाएगी, बीटा एच कट स्क्वायर बाय 2। ये आपको वैल्यू एज इट इज याद होनी चाहिए। मैं आपको सोल्व नहीं कर रहा हूँ, इसको सोल्व कर देखिए कैसे सोल्व करोगे। पहले इसको डबल डिफरेंशिएट करो, जो वैल्यू आएगी उसको इस साथ मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास वैसा ही इंटीग्रल बनेगा जो हम लोग पढ़ चुके हैं। कैसा पढ़ चुके हैं हम लोग, एक्स रेज टू द पावर एन ई रेज टू द पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर डी एक्स। इस टाइप का आपके पास इंटीग्रेशन बनेगा, और जो आपके पास n है ये कैसे निकल कर आएगा, इवन निकल कर आएगा। तो आपको गामा फंक्शन का यूज़ करना है, n+1/2 डिवाइडेड बाय बीटा रेज टू दी पावर n+1/2 का यूज़ करना है। इंटीग्रेशन की वैल्यू निकल जाएगी, उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास निकल कर आएगा बीटा एच कट स्क्वायर बाय 2 आपके पास निकल कर आ जाएगा। ये आपके पास एवरेज वैल्यू किसकी है, मोमेंटम के स्क्वायर की, एवरेज वैल्यू ऑफ पी एक्स का स्क्वायर आपका ये निकल कर आ गया। अब आपको इसकी वैल्यू भी याद करनी है, और अब आपके पास क्या क्या निकल कर आ गया, आपके पास एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स निकल कर आ गई, एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर निकल कर आ गई, आपके पास पी एक्स निकल कर आ गया, आपके पास पी एक्स का स्क्वायर निकल कर आ गया। अगर आपके पास ये वैल्यू और ये आ गई तो इसका मतलब आप क्या निकाल सकते हो, डेल्टा एक्स को निकाल सकते हो। अगर आपके पास ये और ये निकल गया मतलब क्या निकाल सकते हो आप, डेल्टा ऑफ पी एक्स को निकाल सकते हो। तो निकाल लीजिए डेल्टा ऑफ एक्स। क्या हम लोग क्या कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। तो डेल्टा एक्स के लिए क्या करोगे, एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर, अलग अलग है। तो ये तो आपके पास 0 है, बेसिकली जो था इसका रूट लेना है, रूट ले लिया, क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ 1/2 बीटा। ये भी आपके पास किस तरीके से होगा, डेल्टा पी एक्स पी एक्स स्क्वायर की एवरेज वैल्यू माइनस का एवरेज वैल्यू ऑफ पी एक्स का स्क्वायर। तो ये भी आपके पास 0 था, तो बेसिकली आपको इसी का रूट लेना है, तो इसका रूट आप ले लीजिए बीटा बाई 2 एच कट। अब आप क्या निकालोगे, डेल्टा एक्स इंटू में डेल्टा पी एक्स निकाल लो, तो आपके पास क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ 1/2 इंटू बीटा। ये आपके पास यहाँ से निकला, डेल्टा एक्स है ये, डेल्टा पी आपके पास ये रहा, अंडर रूट बीटा बाई 2 इंटू में एच कट। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो रूट बीटा से रूट बीटा काट दोगे, ये आपके पास 1/√2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बाहर आपके पास क्या है, एच कट, तो एच कट बाई 2 निकल कर आ जाएगा। और आपके पास अनसर्टेनिटी क्या है, डेल्टा एक्स इंटू में डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट 2, एच कट बाई 2। और यहाँ पर तो आपका एग्जैक्टली इक्वल टू आ गया एच कट बाई 2 के। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ही बन सकता है पेपर के अंदर कि किस मॉडल के कोरस्पॉन्डिंग हाइसेनबर्ग प्रिंसिपल अपनी मिनिमम वैल्यू देता है, यानी कि एच कट बाई 2 के बराबर होता है, तो वो आपका बराबर होता है एसएचओ के केस के अंदर। अगर आपने ये स्टेटमेंट याद कर ली तो आपको एक भी एवरेज वैल्यू को याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक ही एवरेज वैल्यू याद करनी है, कौन सी, एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर आपने एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर को याद कर लिया तो आप एवरेज वैल्यू ऑफ पी एक्स स्क्वायर बता पाओगे, एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी बता पाओगे, एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बता पाओगे, आप सब कुछ बता दोगे एसएचओ के लिए। सिर्फ आपको याद करना पड़ेगा एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। उसकी मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, कैसे आप उसको यूज करोगे वो देखिए। आपको अब ये पता है कि एसएचओ के केस के अंदर जो आपका हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो बिल्कुल मिनिमम वैल्यू देता है, यानी कि वो एच कट बाई 2 के बराबर वैल्यू देता है। और आपको ये भी पता है कि आपकी एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स और एवरेज वैल्यू ऑफ पी एक्स दोनों की दोनों क्या है, 0 है। ये चीज़ें आपको पता है। और आपको क्या पता है, और आपको एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर पता है क्या, 1/2 बीटा, ये आपको पता है। तो ये 3 चीज़ आपको पता है। तो अगर ये आपको पता है तो आपको एनर्जी के की वैल्यू भी पता है, आपको पी एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी पता है, आपको वी की वैल्यू भी पता है, आपको टोटल एनर्जी की वैल्यू भी पता है, सब कुछ आपको पता है। अगर आपको सिर्फ ये पता है तो कैसे पता है, देखिए आप कह रहे हो कि हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अपनी मिनिमम वैल्यू देगा, यानी कि हर केस के अंदर आपका डेल्टा एक्स इंटू में डेल्टा पी एक्स क्या होगा, इक्वल टू एच कट बाय 2 के बराबर होगा। फिर आप कह रहे हो कि एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स आपकी 0 है, एवरेज वैल्यू ऑफ पी एक्स भी आपकी 0 है, यानी कि आपका ये वाला पार्ट भी 0 है और आपका ये वाला पार्ट भी 0 है। तो रूट से अब आप क्या कर सकते हो, एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर का आप क्या करने वाले हो, रूट करने वाले हो, एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर का आप क्या करने वाले हो, रूट करने वाले हो। तो इसको आप क्या बोल सकते हो, एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर का रूट। इसको आप क्या बोल सकते हो, एवरेज वैल्यू ऑफ पी एक्स स्क्वायर का रूट, क्योंकि आपकी एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स और एवरेज वैल्यू ऑफ पी एक्स क्या हो गई, 0 हो गई। इसको आप बराबर कर दो किसके, एच कट बाय 2 के। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप सिर्फ इसकी वैल्यू को याद कर लीजिए। इसकी वैल्यू आपने क्या याद कर रखी है, 1/2 बीटा, यानी कि इसका रूट ये रहा, फिर आपने कर दिया इसका रूट ये रहा, इसका पी एक्स स्क्वायर का ये रहा, इक्वल टू क्या कर दिया, एच कट बाय 2 के बराबर आपने कर दिया। यहाँ से आप बोल सकते हो, आप लोग क्या करो, दोनों साइड आप स्क्वायर कर दो। जब आप स्क्वायर कर दो आपके पास क्या बन जाएगा, 1 इंटू में 2 बीटा इंटू में एवरेज वैल्यू ऑफ पी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाएगा, एच कट स्क्वायर अपॉन में 2 का क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। इस वैल्यू को उठा के यहाँ ले आओ, क्या कर दोगे, 2 इंटू में बीटा यहाँ कर दोगे, 2 से 4 कट जाएगा, क्या बन जाएगा, बीटा एच कट स्क्वायर बाय 2। तो अगर आप लोग सिर्फ इसी की वैल्यू को याद कर लो, एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर को याद कर लो, तो ये आप पेपर के अंदर भी सोल्व कर सकते हो। आपको पता है कि हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी अपनी मिनिमम वैल्यू देगा, तो इसको सोल्व करके आप क्या निकाल सकते हो,
पी एक्स स्क्वेयर की एवरेज वैल्यू को निकाल सकते हो, अगर आप लोग इसे याद ना कर पाओ तो। अगर आपने पी एक्स स्क्वेयर की एवरेज वैल्यू को निकाल लिया तो आप लोगों ने काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू को भी निकाल लिया। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू आपके पास क्या होती है, आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, पी एक्स की एवरेज वैल्यू का स्क्वायर अपॉन में 2m होगी। ये आपके पास होगी, ये आप लोग फॉर्मूले से भी देख सकते हो। कैसे देखोगे? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, फंक्शन का कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर फंक्शन dx, पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m होता है काइनेटिक ऑपरेटर, तो 2m क्या है, कांस्टेंट है, 2m को अपन ने क्या कर दिया, बाहर कर दिया। तो ये आपके पास जो टर्म है ये क्या है, ये आपके पास बेसिकली क्या देगी, आपको एवरेज वैल्यू ऑफ पी एक्स स्क्वायर ही देगी, जो कि क्या होती है बीटा एच कट स्क्वायर बाय 2, एच कट स्क्वायर अपॉन में 2 और 1/2m का बाहर दो। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, पी एक्स स्क्वायर की एवरेज वैल्यू से आप काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू भी निकाल सकते हो। उसके बाद आपको विरियल थ्योरम से पता है, अगर आप लोग एसएचओ के लिए विरियल थ्योरम का अप्लाई करोगे तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, आपके पास सेम होती है। तो इस चीज़ को भी आप लोग यूज़ कर सकते हो और आप लोग यहाँ से बोल सकते हो कि बीटा एच कट स्क्वायर बाय 2m बराबर आपकी किसकी होगी, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर ही होगी। और पोटेंशियल एनर्जी का आप एक और एक्सप्रेशन याद कर सकते हो के की फॉर्म के अंदर, वो कैसे निकालोगे आप लोग, अपना बेसिक फॉर्मूला यूज़ करके साई कॉम्प्लेक्स का स्क्वायर ऑपरेटर कॉम्प्लेक्स डीटा यूज़ करना है। आप लोग यहाँ पर वैल्यू को पुट कीजिए, ऑपरेटर क्या है आपके पास 1/2 के एक्स स्क्वायर है, 1/2 क्या है कांस्टेंट है, 1/2 को बाहर निकाल दीजिए। एक्स स्क्वायर की एवरेज वैल्यू आपको पता है, क्या पता है 1/2 बीटा, डायरेक्ट पुट कर दीजिए। तो ये आपके पास क्या हो गई, के इंटू में के अपॉन में 4 बीटा होगी, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है आपके पास 1/2 इंटू में के एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये तो आपको याद ही है, क्या याद है आपको, 1/2 बीटा आपको याद ही है, साथ ही मल्टीप्लाई करना है 1 इंटू में 2 के साथ, क्या निकल कर आ जाएगा, के अपॉन में 4 बीटा आपके पास निकल कर आ जाएगा। तो बेसिकली आपने सब कुछ याद कर लिया, आपने एवरेज वैल्यू का एक्स को याद किया, एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर को याद किया, एवरेज वैल्यू ऑफ पी एक्स को याद किया, एवरेज वैल्यू ऑफ पी एक्स स्क्वायर को याद किया, एवरेज वैल्यू ऑफ के को याद किया, एवरेज वैल्यू ऑफ वी को याद किया। ये सारी चीज़ आप लोग याद कर चुके हो। अब हम लोग प्रूव करते हैं अपनी विरियल थ्योरम को। शो दैट विरियल थ्योरम कोरस्पॉन्डिंग टू 1D SHO आपकी जो एनर्जी है एवरेज वैल्यू ऑफ के एवरेज वैल्यू ऑफ वी जो है वो सेम है, आपको प्रूव करना है। क्योंकि अभी तक जो हमने निकाला है वो हमने अलग अलग फॉर्म में निकाला है, क्योंकि जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी थी आपके पास बीटा की फॉर्म में थी और ये आपके पास किसकी फॉर्म में, के की फॉर्म में। तो आपको इनको बस इक्वल पुट करना है। अगर आपने इनको इक्वल शो कर दिया तो आपको आपने बेसिकली विरियल थ्योरम को भी प्रूव कर दिया। तो इनको इक्वली पुट कर लेते हैं। कैसे पुट करेंगे, आपने के को क्या रखा, बीटा एच कट स्क्वायर बाय 4m, जो आपने अभी भी निकाला था। आपने इसको निकाला था, आपको पता है कि जो आपका बीटा होता है वो क्या होता है, √m k बाय एच कट, ये आपका होता है, क्योंकि ये आपको चार्ट से पता है। आपने बीटा की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए। क्या पुट कर दिया आपने, √m k अपॉन में एच कट आपने प्रूव कर दिया। आपके पास साइड में क्या है, एच कट स्क्वायर बाय 4m आपके पास साइड में है। तो h से आप एक स्क्वायर को काट सकते हो, √m से यहाँ पर √m है, यहाँ पर m है, यानी कि क्या है, ऊपर m की पावर हाफ है, नीचे क्या है m है, तो ये बनकर आ जाएगा 1 अपॉन में m की पावर नीचे 1/2 आ जाएगा, यानी कि 1 अपॉन में रूट का m आ जाएगा। तो इसको जब मैं काटूंगा तो नीचे क्या आ जाएगा, √m आ जाएगा और ऊपर क्या है, √k तो आपका है ही। और मैंने एच कट को क्या लिख दिया, एच कट को मैंने लिख दिया h अपॉन में 2 पाई। आप इस चीज़ को देखिए, एच कट को मैंने लिख दिया h अपॉन में 2 पाई, √k आपका ये रहा, इससे कट के आपका √m नीचे बन जाएगा, तो मैंने लिख दिया h अपॉन में 2 पाई √k बाय m। अब ये आपका पूरी टर्म क्या होती है, ये आप लोगों ने पढ़ा थी क्लास 12th के अंदर फिजिक्स के अंदर, कि जो आपके पास 1/2 पाई √k बाय m है, ये आपके बराबर होती है म्यू के, ये आपके बराबर होती है म्यू के। तो आपने इसको क्या लिख दिया, 1/4 h ये रहा, और ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास होता है म्यू, ये आपके पास क्या होता है म्यू। तो ये आपका आ गया 1/4 h न्यू। ठीक है, आप देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी को भी। तो पोटेंशियल एनर्जी के पास क्या था, के अपॉन में 4 बीटा, बीटा की वैल्यू फिर से पुट कर दीजिए, √m/k एच कट, एच कट की जगह आप वैल्यू को पुट कर दीजिए, h अपॉन में 4 पाई, √k नीचे है, ऊपर पूरा k है, तो ऊपर क्या बच जाएगा, √k बच जाएगा। तो यहाँ पर बच गया आपके पास 1/4 h अपॉन 2 पाई √k बाय m, सेम वही चीज़ बच गई। 1/2 पाई √k बाय m क्या लिख सकते हो आप लोग, म्यू लिख सकते हो। तो यहाँ क्या आ गया 1/4 h न्यू। तो ये और ये दोनों चीज़ के बराबर आ गई, 1/4 h न्यू के बराबर आ गई। और आप लोग कह रहे थे कि SHO के अंदर आपकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है, तो ये आप यहाँ पर से प्रूव भी कर सकते हो कि ये आपकी क्या है, बराबर है। अब आपको निकालनी है टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी आपको क्या पता है कि टोटल एनर्जी आपकी बराबर होती है एवरेज वैल्यू ऑफ के प्लस एवरेज वैल्यू ऑफ वी, यानी कि 1/4 h न्यू प्लस 1/4 h न्यू, क्या निकल कर आ गई आपके पास, 1/2 h न्यू के बराबर आपके पास निकल कर आ गई, जो कि निकल कर आनी भी चाहिए थी, क्योंकि आप लोगों को चार्ट याद है और चार्ट में आपको पता है कि जो आपका एनर्जी का एक्सप्रेशन था एनर्जी लेवल के लिए वो क्या था,
n+1/2h था आपका, ये आपको पता है। तो आप लोग जब ग्राउंड स्टेट के लिए देख रहे हो तो ग्राउंड स्टेट आपका क्या होता है, SHO के लिए n = 0 होता है। तो जब आप n की वैल्यू को 0 पुट करोगे तो आपके पास E निकल कर आएगा 1/2h। तो ऐसे भी ये निकल कर आ रही थी और ऐसे भी ये निकल कर आ रही थी। तो आप लोगों को क्या क्या पता है SHO के लिए, आपको पता है वीरियल थ्योरम, आपको चार्ट से पता है कि जो आपकी एनर्जी निकलेगी ग्राउंड स्टेट के लिए वो क्या निकलेगी, 1/2h निकलेगी। उसके बाद वीरियल थ्योरम से पता है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों बराबर होगी और एनर्जी जो आपके पास टोटल होती है वो बराबर बराबर डिवाइड होगी काइनेटिक एनर्जी के अंदर भी और पोटेंशियल एनर्जी के अंदर भी। तो अगर टोटल आपके पास 1/2h है, अगर आप इसको 2 में इक्वली डिवाइड करोगे तो k क्या निकल कर आएगा, 1/4h, v क्या निकल कर आएगा, 1/4h। साथ साथ आप लोगों ने k की एवरेज वैल्यू को वैसे भी याद कर लिया, कैसे किया, k की वैल्यू हो गई एवरेज वैल्यू ऑफ px²/2m। अब आपको px² की मान लो एवरेज वैल्यू नहीं पता तो आप कैसे निकालोगे, आप निकालोगे अनसर्टेनिटी का यूज करके, क्योंकि आपको पता है कि SHO के केस के अंदर अनसर्टेनिटी अपनी बिल्कुल मिनिमम वैल्यू देता है, यानी कि डेल्टा x इंटू डेल्टा px आपका h/2 के बराबर होगा। डेल्टा x को निकालते वक्त आप लोग करते हो √of एवरेज वैल्यू ऑफ x² माइनस एवरेज वैल्यू ऑफ x², एवरेज वैल्यू ऑफ x का स्क्वायर। तो आपको पता है कि एवरेज वैल्यू ऑफ x क्या हो गई, 0 हो गई। इसका मतलब डेल्टा x बेसिकली इक्वल टू हो गया √of एवरेज वैल्यू ऑफ x² की आपको वैल्यू पता है। उसी तरीके से आपका डेल्टा px बराबर हो जाएगा √of एवरेज वैल्यू ऑफ px²। मान लीजिए कि आपको px² की वैल्यू नहीं पता, मान लीजिए आपको px² की वैल्यू नहीं पता, लेकिन आपको ये पता है कि डेल्टा x इंटू में डेल्टा px आपका h/2 के बराबर होता है। ये आपका बराबर किसके हो गया, √of एवरेज वैल्यू स्क्वायर ऑफ x² के। ये आपका बराबर हो जाएगा √of px² के एवरेज वैल्यू के बराबर। ये बराबर है h/2 के। दोनों साइड आप स्क्वायर कर दीजिए, क्या हो जाएगा, एवरेज वैल्यू ऑफ x² इंटू में एवरेज वैल्यू ऑफ px² इक्वल टू क्या, h/2 का स्क्वायर, नीचे 2 का स्क्वायर कर दो 4 आ जाएगा। इसकी वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 1/2 बीटा। ये आप यहाँ से इस तरीके से आप लोग क्या निकाल सकते हो, एवरेज वैल्यू ऑफ px² निकाल सकते हो। जैसे क्या निकालोगे आप इसको इक्वल टू बोल सकते हो कि जो आपकी एवरेज वैल्यू ऑफ px² होती है ये आपकी बराबर होगी h/2/4 इंटू में 2 बीटा जो आपके पास यहाँ था, ये कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, इंटू में 2 बीटा, 2 से 4 को डिवाइड काट दो, आप क्या बन गया आपके पास, बीटा h/2 2 आपके पास बन गया। और यही आपकी निकल कर आ रही थी। तो आप लोग एवरेज वैल्यू ऑफ px² को भी निकाल सकते हो हाइसेनबर्ग का यूज करके। एक बार एवरेज वैल्यू ऑफ px² निकल गई तो इसको डिवाइड कर दो किससे, 2m से, तो आपकी क्या निकल कर आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी निकल कर आ जाएगी। क्या हो गई वो, बीटा h/2/4m आपके पास हो गई क्या, काइनेटिक एनर्जी आपके पास हो गई। अगर आप लोगों को चाहिए पोटेंशियल एनर्जी तो आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी आपकी होती है ½ k x², यानी कि इक्वल टू क्या, ½ k इंटू में एवरेज वैल्यू ऑफ x²। एवरेज वैल्यू ऑफ x² क्या है, 1/2 बीटा है। वैल्यू को पुट कर दीजिए, k इंटू में 1/2 यहाँ से था, ये आपका हो गया k/4 बीटा। तो ये वैल्यू निकाली आपने बीटा की टर्म के अंदर, लेकिन अगर आप लोग वैसे निकालना चाहो तो आपको पता है k = v आपका होगा 1/4h न्यू। ये आपका निकल गया न्यू की टर्म में। और म्यू आपके पास क्या है, म्यू आपके पास है 1/2 पाई √ में m/k/m ये आपके पास है। तो ये सब चीज़ें आपको पता है, सारी वैल्यूज़ को आप बस इधर उधर जो आपकी वैल्यूज़ पड़ी थी आप उनको इकट्ठा करके यूज़ कर रहे हो SHO के केस के अंदर। तो बेसिकली आपको SHO के केस के अंदर सिर्फ एवरेज वैल्यू ऑफ x² को याद करना है और हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को याद करना है कि SHO के केस के अंदर हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी आपकी बिल्कुल मिनिमम वैल्यू देगा जो कि आपकी h/2 होती है। उसका यूज़ करके आप लोग डेल्टा px² की एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। बाकी अगर आप लोग px² की एवरेज वैल्यू को डायरेक्टली याद कर लो तो बहुत ही बढ़िया है। आपका 1 मिनट भी अगर एग्जाम के अंदर बच रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आपका बचना चाहिए। लेकिन अगर आप जिनको याद नहीं हो रही है, जिनको लग रहा है कि मैं बहुत कुछ याद कर रहा हूँ, तो SHO के अंदर आप लोग सिर्फ वेव फंक्शन को याद कर रहे हो, डीटा को याद कर रहे हो, लिमिट को याद कर रहे हो और एवरेज वैल्यू ऑफ x² को याद कर रहे हो। साथ साथ याद कर रहे हो कि एवरेज वैल्यू ऑफ x, एवरेज वैल्यू ऑफ px क्या होती है, 0 होती है। और साथ साथ याद कर रहे हो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। तो आप लोग सारी चीज़ें वहाँ से यूज़ कर सकते हो, सभी चीज़ों का आपको यूज़ करना है। तो आपको बेसिकली सारी की सारी आपने एवरेज वैल्यू निकाल ली है SHO के केस के अंदर भी, हाइड्रोजन एटम के केस के अंदर भी और पार्टिकल इन 1D बॉक्स के केस के अंदर भी। ग्राउंड स्टेट के लिए हमने निकाली है और ग्राउंड स्टेट के लिए ही आपको याद करनी है, पेपर के अंदर वहीं से ही आएगा। रिजिड टोटल के लिए याद करेंगे जब हम लोग रिजिड टोटल को पढ़ेंगे, उसको हम लोग बिल्कुल एंड में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आपकी श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है और जो वेव फंक्शन हम लोग यूज़ कर रहे हैं आखिर ये वेव फंक्शन कहाँ से निकल कर आ गए। इन वेव फंक्शन का डेरिवेशन भी देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आज की क्लास के लिए बस आपको इतना ही याद करना है, आपको SHO की बेसिक ऑब्जर्वेबल की वैल्यूज़ को याद करना है।
अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, पूरा लेक्चर अगर आप लोगों ने देख लिया, अगर आप यहाँ तक पहुँच ही गए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सब्सक्राइब करने के साथ साथ साइड में वहाँ पर आपके पास एक बेल आइकन होगा, उस बेल को दबा दीजिए ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशंस पहुंचते रहें। जब भी मैं यहाँ पर कोई नया लेक्चर डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आपके फ़ोन के अंदर आ जाए। अगर आप लोगों को मेरा काम अच्छा लगता है, अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है, अगर आप लोग आरजे अकेडमी को कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो आप लोग कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। डिटेल्स आपको वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर मिल जाएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।